आज का लेक्चर जो है हम दो एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे। इसको कहते हैं C4.5 एंड कार्ट। बाय द वे कार्ट ये वाले नहीं जो पिक्चर में शो है, जस्ट फॉर अट्रैक्शन। तो कार्ट क्या है वो हम आगे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो व्हाट इज C4.5? ये एक्चुअली डेटा माइनिंग या मशीन लर्निंग या AI में डेटा साइंस में यूज हो रहा है क्लासिफिकेशन के लिए। डिसीजन ट्री जिस तरह हमने पढ़ी थी उसको हम कहते हैं ID3, जिसमें हम वो बाइनरी डिसीजन ले रहे होता है और वो आपको डिस्क्रीट किस्म की वैल्यू पे क्लासिफिकेशन कर रही थी। ये जो एल्गोरिथम है ये आपको एक डिसीजन के लिए एक ट्री जनरेट करता है, बट इसका फायदा ये है कि ये आपको कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा होता है। कंटिन्यूस वैल्यू का क्या मतलब है? कंटिन्यूस वैल्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक रेंज स्पेसिफाई करते हो कि अगर वैल्यू 5 to 10 हो या ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 20 हो, तो इस रेंज में अगर हमारे पास कंडीशन आ रही हो तो ये ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल तो ये कंटिन्यूस जो वैल्यू है 5 to 20, ये आपके पास इसमें जितनी भी वैल्यूज आ गई वो इस रेंज में आ गई, तो ये कंटिन्यूस वैल्यू को कंसिडर करता है। ये इसकी एडिशनल फीचर है। ये जो है ID3 एल्गोरिथम जो हमने डिसीजन ट्री पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका एक्सटेंशन इसको कह लें। जो ID3 था वो उसको क्विल लेन अर्लियर ID3 एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक हो गया। सेम हम वही टेनेस वाले एग्जांपल को जानेंगे क्योंकि हमने इसको स्टडी किया है। ये एक्चुअली कंटिन्यूअस वैल्यू के एट्रीब्यूट को इनकॉर्पोरेट करता है या कंसिडर करता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो जैसे हमारे पास अगेन टेनिस की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिस बेस पे टेनिस के प्ले और नो प्ले का डिसीजन होता है, जिस तरह आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंडी है, एंड देन डिसीजन प्ले यस और नो। अगर आप इसमें देखें तो ऐसे भी हो सकता है कि आप एक कंडीशन लगाएं कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमिडिटी इस रेंज से कम हो तो टेनिस नहीं खेला गया, या टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर 0 से कम हो या 10 से कम हो तो सर्दी ज़्यादा होगी फॉर एग्जांपल, तो टेनिस नहीं खेला जाएगा। इस तरह के अमूमन हम डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर हम छुट्टियों को कंसिडर करें कि हमारी छुट्टियाँ होती है जून से लेकर अगस्त तक होती है, तो उसमें टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। आप एक थ्रेशोल्ड बनाया है गवर्नमेंट ने कि क्योंकि टेम्परेचर इन महीनों में ज़्यादा होता है तो उस वजह से इसमें छुट्टियाँ होंगी, तो एक रेंज बनाया गया है। ठीक हो, इस तरह ये एल्गोरिथम भी रेंजेस को कंसिडर कर रहा है कंटिन्यूअस वैल्यू एट्रीब्यूट। अच्छा, और अगर आप देखें तो वेंडी को फॉल्स और ट्रू जो है कंसिडर किया है कि वेन है या नहीं है, फॉल्स और ट्रू को, तो इस वैल्यू को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम पिछली दफ़ा अगर हम देखें, पिछली दफ़ा हमने जो ID3 एल्गोरिथम था उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक एंट्रोपी को कंसिडर कर रहे थे और देन एक ट्री बना रहे थे। फॉर एग्जांपल आउटलुक बेस पे हमने फाइनल निकाले थे कि आउटलुक बेस हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा था फॉर एग्जांपल। तो उस बेस पे अगर हमारे पास 3 कैटेगरी है आउटलुक के, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, तो जो ओवरऑल आपका प्ले यस और नो की एंट्रोपी है वो आपके पास हमने कैलकुलेट की थी, वो ये वही एंट्रोपी है जो हमने कैलकुलेट की थी। 14 केसेस है, 9 + 5 14 केसेस है, और आउटलुक पे हमने डिसाइड किया था कि अगर सनी है तो इसकी जो एंट्रोपी कैलकुलेट हम करते हैं वो 0.97 आती है। ये कैसे आती है? ये मैंने आपको मैटलैब पे भी ये डिराइव किया था। सेम उसी फार्मूले में आपने जो आपका P1 आएगा, फार्मूला आपके पास क्या है? P1 log of P1 माइनस P2 log of P2, बट याद रखें ये log 2 है।
तो इस बेस पे आप एंट्रोपी निकालते हैं। तो इधर जो आपके पास P1 है, जो P1 है वो आपके पास क्या है 2/5, जो P2 है वो आपके पास क्या है 3/5। इसकी जब आप एंट्रोपी निकालते हैं तो आपके पास 0.971 आ जाता है। ठीक हो गया, आप इस वैल्यू को पुट करें तो ये आपके पास ये एंट्रोपी आ जाती है जब आपके पास आउटलुक सनी हो। सिमिलरली ओवरकास्ट को अगर आप देखें तो ये एंट्रोपी क्योंकि एक वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि 0/4 और 4/4, तो वो आपको 0 ही देगा। वो लोग की खुसूसियत ये है कि लोग 0 जो है वो उसके बराबर होता है 0 के, क्योंकि वो 0 मल्टीप्लाई है। इवन आपके पास 0/4 है तो वो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाता है। और जब 4/4 है तो 4/4 मीन्स 1 log of 1 is equal to 0। log 1 जो है वो log of base 2 वैल्यू 1 is equal to 0। तो ये वैल्यू आपके पास जो एंट्रोपी है वो ओवरकास्ट के केस में 0 आ रही है। तो अगर आपको याद हो तो इसको हमने रिमूव करके इसके आगे यस लिख लिया था। ठीक हो गया। सिमिलरली जब रेंज की एंट्रोपी हम निकालते हैं उसमें P1 आपके पास 3/5 है और P2 आपके पास 2/5 है, तो उससे आपके पास ये एंट्रोपी आ जाती है। अब जब आप गेन कैलकुलेट करते हैं तो पहले आपके पास एंट्रोपी जो है वो 0.940 है, उससे अच्छा इसमें क्या है, इसमें आप वेट दे रहे होते हो। इसको अगर आप देखिए क्या है 2 + 3 = 5 है, तो 5 आउट ऑफ 14 पे ये एंट्रोपी आ रही है। ठीक हो गया। इसमें 5/14 आ रही है इसकी भी, तो चूंकि ये 0 है तो ये मैटर नहीं करता। तो इसका जब आप गेन कैलकुलेट करते हैं तो 0.246 आ रहा है। ये कैलकुलेशन हम पिछली उसमें भी कर चुके हैं, जस्ट में रिवाइज कर रहा था। अगर कास्ट में भी वैल्यू आ जाती है हमारे 0 की जगह कोई और आ जाती तो फिर हम माइनस का साइन लगा के उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, तो इससे पूरे ट्री और आउटलुक की गेन का वो हमारे पास रिजल्ट आ जाता। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली पिछला प्रैक्टिस था जो हम कर आ रहे थे, जस्ट रिपीटिशन है। सिमिलरली जब विंड को आप कंसिडर करते हैं तो आपके पास जो P1 आपके पास 6 आउट ऑफ 8 आ जाता है और P2 आपके पास 2/8 आ जाता है इस केस में। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग के केस में आपके पास 3/6 और 3/6 आता है, क्योंकि वो आपके पास एंट्रोपी 1 हो जाती है 1/2 को ऐड करके। ठीक, तो 3/6 1/2 log of 2, ये इस तरह माइनस ये 1 इसलिए आ रही है -3/6 log 3/6 माइनस सिमिलरली अगेन यही 3/6 log of 3/6। तो ये आपके पास -1/2 log 1/2, 2 दफा इसको कह लें तो आपके पास log of 0 log of 2 अगर आप देखें तो ये आपको 0.5 रिजल्ट देता है, सम करके आपके पास 1 आ जाता है। तो इस केस में जो आपकी एंट्रोपी है वो 1 के बराबर है। अगर आप इसका गेन चेक करें इसमें, तो इसमें जो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो गेन इसका कम है, अच्छा रिजल्ट हमें ये दे रहा है। आउटलुक हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि आउटलुक का रिजल्ट जिसकी एंट्रोपी कम हो और गेन ज्यादा हो तो उसका हम कंसीडर करते हैं। तो इसका गेन कम है तो हम आउटलुक को कंसीडर किया था। ये जस्ट पुराना प्रैक्टिस है, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये 4.5 आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब अगर हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो, जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास रेंजेस हो, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग द स्प्लिट पॉइंट, हमने स्प्लिट करना है, आपने सारे स्प्लिट पॉइंट्स को कंसिडर करना है और आपने बेस्ट स्प्लिट को चूज करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर की कॉलम को देखें तो इसमें आपके पास 65 नजर आ रही है आप लोगों को? yes,
कि जूम इन करूं। एक मिनट देखता हूँ अगर ये अब तो नजर आ रही होगी मेरे ख्याल। अगर आप देखें तो इसमें आपके पास 64 से लेकर 85 तक है, ठीक हो गया। तो आप इसको मुख्तलिफ स्प्लिट में डिवाइड करते हैं। ये टेम्परेचर की रेंजेस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो वैल्यूज जो 64 से ग्रेटर हो, ठीक हो गया। 64 से आपने क्या करना है, स्प्लिट पॉइंट डिफाइन कर दिया कि 64 से ज्यादा हो या उससे कम हो, दो जगह आपने स्प्लिट कर दिया पूरे उसको कॉलम को। तो उसमें जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो यसेस आती है 64 से आपके पास सिर्फ एक 64 है कॉलम में, ठीक हो गया। 64 1 है जैसे, तो वो क्या है, वो यस है। तो आपने क्या किया, 1 आपके पास यस आ रहा है, नेगेटिव हमारे पास क्या है, 0 है। सिमिलरली जो 64 से ग्रेटर है उसको आप देखें तो 8 + 5 आपके पास 13 आ जाते हैं। तो टोटल 8 ये हो गया, बाकी 13 हो गए। तो उसमें अगर आप देखें तो 8 पॉजिटिव्स हैं और 5 नेगेटिव्स हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह डिवाइड किया, ठीक। सिमिलरली आपने 65 थ्रेशोल्ड रख लिया तो उसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आ जाती है कि लेस देन और इक्वल टू 64 एंड 65 तो 2 हो गए। इसमें अगर आप देखें तो एक यस है और एक नो है, तो 1 1 आपके पास हो गया। जो आपके पास बकाया 12 बचते हैं उसमें 4 नेगेटिव 1 उधर से आप इसीलिए अंदाजा लगा लें कि पहले 5 थे, अब एक नो इधर आ गया तो ये 4 रह गए। तो ओवरऑल क्वांटिटी सेम है, ओवरऑल 4 है, 14 है। जब आपने स्प्लिट कर दिया तो कुछ एक सीरीज में चले गए और कुछ एक और दूसरी सीरीज में स्प्लिट में चले गए, टेक्निकल वर्ड है, ठीक हो गया। सिमिलरली आप जब 68 को देखते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड हो जाते हैं आपके 65 64 और 68 इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो 3 है एक्चुअली, इसमें क्या है, 2 यस है और 1 नेगेटिव है। तो इस तरह सारा जो है हमने सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया है और उसका हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि जब आपके पास लेस देन 69 हो और ग्रेटर देन 60, अब अगर आपने 69 को स्प्लिटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर दिया तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाते हैं कि 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, और जब आप ग्रेटर देन 69 हो तो वो आपके पास 10 हो जाते हैं। इस तरह आपने सारे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आपने फाइंड करना है कि मेरे लिए कौन सा स्प्लिट बेस्ट है। ये एक्चुअली हमारा मकसद है कि जो बेस्ट स्प्लिट है वो हम फाइंड करें, ठीक हो गया। तो अब इसके लिए अगेन वही एंट्रोपी जो है एक मेजरमेंट है कि एंट्रोपी बेस्ड हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्प्लिट बेस्ट है हमारे लिए। तो जब आपने इसका अच्छा रिमेंबर वेटेड एंट्रोपी, जिसमें मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था कि वेट से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो चीज़ आपने जहन में रखनी है इसकी एंट्रोपी फाइंड करने के लिए। जब जो आपका पहला स्प्लिट है 64 पॉइंट, उसका जब आप निकालते हैं प्ले की कंडीशन, तो आपको पता है कि 1 यस था और बाकी जो है ग्रेटर देन 64 में 8 प्लस और 5 नेगेटिव थे। तो इसका जब आप एंट्रोपी निकालते हैं तो उसका तरीका वही है जो हमने पिछले एग्जांपल में पिछले स्लाइड में किया है कि आपने वेटेड एवरेज से निकालना है, ठीक। ये कैसे आई है, अगेन उसी तरह आई है कि आपने उस इक्वेशन में
अब जब आप आपके पास इन दोनों की जो एंट्रोपी है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे था, लिखते हैं। तो अगर आप देखें तो इन सब की जब आप एंट्रोपी निकालते हैं, अब मैं इसकी एंट्रोपी निकाल लूं कि ना निकालूं? अच्छा, इसकी निकालते हैं, 11 की निकालते हैं, ये मिनिमम है, ठीक होगी। अच्छा 11 नंबर जो है, 11 नंबर, तो इसमें आपके पास 9, ये सम कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपकी जो P1 है वो 9/13 है। P2 आपके पास आ रहा है 4/13, और इसका जो वेट है, वेट को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं, वो 13/14 है। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये जो टोटल 14 है, 13 इस साइड पे है और 1 इस साइड पे है, तो इसका वेट जो होगा ओवरऑल एंट्रोपी भी वो 13/14 होगा, और इसका वेट 1/14 होगा। तो आपके पास जो W1 है वो आपके पास W2 आपके पास 1/14 है, ठीक हो गया। तो ये असल में वेट है इसका। 83 का अगर आप देखें तो 13/14 वेट 1 है, और सेकंड का 1/14 है। तो जो वेट 1 वाला केस है, उसकी जो आप एंट्रोपी निकालते हैं, तो किसी के पास कंप्यूटर खुला हुआ है ताकि ये कैलकुलेट कर ले जल्दी से? इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, किसी के पास है कैलकुलेटर या मुझे करना पड़ेगा? जीरो पॉइंट, एक मिनट में खुद ही कर लो सामने। तो अगर आप इसको, आपको स्क्रीन नजर आई है, P1 माइनस P2 log 2, ये P2 है। याद रखें ये आपने log 2 करना है। 0.8905 आपने क्या कहा था? 0.89 कहा था। अच्छा ओके, सेम है। अगेन जो हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो इसकी जो, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर ले अगर आपके पास है तो। जो आपके पास केस 1 की प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो क्या है? 0.89। दूसरे केस में आपका क्या है? केस 2 में, इसमें 0/1 और 1/1, तो इसकी एंट्रोपी 0 आएगी। फिर आपने क्या करना है?
अगेन मैं आपको दिखा दूँ ताकि ये आप की कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो। जब आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं log 2 से 0/1 और 0, तो ये आपके पास 0 आता है एक्चुअली। जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने वैसे इन कर दिया जी। log 2 का अगर आप कर दे तो वो भी 0 आएगा, आई गेस 0 आ रहा है। ठीक हो गया। ये 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 होगा इस केस में। तो ये 0 हो गया। जो आपकी जो दूसरा केस है उसकी एंट्रोपी 0 आएगा, शो नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, इस जो आपका वो था 0.8905 था, इसका आपने वेट से मल्टीप्लाई करना है। वेट क्या था? 13/14 था आई गेस। तो 0.8269 या 0.83 इसकी आ रही है, 0.827। तो अगर आप इधर देखें तो जो आपका इसकी एंट्रोपी 0.827 आ रही है। एक केस हमने कर दिया। अब अगर आप सब की एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह सिमिलरली जो हमने किया है, तो ये सबसे मिनिमम एंट्रोपी है इसकी। ठीक हो गया सर। दूसरे वेट की अगर वैल्यू है तो दोनों वेट्स को आपस में सम करेंगे। हाँ, फिर वो सम करेंगे, एवरेज होगा। वैसे एवरेज। तो अगर कोई ऐसा केस हो जैसे फॉर एग्जांपल 7 को ले लें, मैं करूँगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत लेता है ये। तो आपने केस 1 की एंट्रोपी को वेट से मल्टीप्लाई करके केस 2 की उसको एंट्रोपी को वेट से मल्टीप्लाई करके उनको सम करना, तो इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली मिनिमम वैल्यू है जो कि सब में आपको मिनिमम वैल्यू दे रही है ये। बाकी अगर आप देखें तो 0.9 है, 0.895, 0.893, ये सबसे लोवेस्ट आ रही है हमारे पास। अब जो आपके पास गेन आ रहा है, वो कितना आ रहा है जब आपने इसको स्प्लिट किया टेम्परेचर को? पहले आपके पास इनिशियल एंट्रोपी 0.940 है। अब जब आपने स्प्लिट कर दिया है, 83 हमारा केस आ रहा है अगर आपको याद हो लोवेस्ट वैल्यू की। ठीक, तो जब आपने 83 से लेस केस और 83 से अबव केस देखा तो ये आपको गेन दे रहा है 0.113 का। ठीक हो गया। अगेन सिमिलरली अगर आपने ह्यूमिडिटी पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने टेम्परेचर पे कर दिया, सेम प्रोसीजर, जो इसमें कोई इतना वो नहीं है मुश्किल, तो वो उसने हमें गेन दे दिया है 0.102। तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी हमें ज्यादा अच्छा गेन दे रहा है बनिस्बत टेम्परेचर के। ये तो पुराना प्रैक्टिस था गेन का फाइंड करने का, बट हमने कंटिन्यूअस वैल्यू पे स्प्लिटिंग कर ली है। ठीक हो गया। तो जो ह्यूमिडिटी हमें वो अच्छा, ह्यूमिडिटी हमें एक्चुअली लोवेस्ट गेन दे रहा है तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हाईएस्ट गेन करेंगे 0.113। 0.113 ज्यादा है कि 0.102? 0.113। तो अगेन जो टेम्परेचर वाला है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छा गेन देगा। अगर हम एक और केस को स्टडी करें, ये टेनिस वाला छोड़ के अगेन कोई एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह का टेबल हो, जिसमें आपके पास ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हो जिस बेस पे प्ले यस और नो हो। अगर आप ए एट्रीब्यूट को देखें तो उसमें A1 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 A2 A2 चार A1 है। A1 को आप कुछ भी रिजल्ट वो सपोज करें, बट बी की केस में क्या है, हर दफा आपका डिफरेंट है, B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो जो आपका प्ले है यस और नो रिजल्ट है।
ठीक, ये आपके पास एक टेबल है। तो जो आपका ए का केस है उसमें आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स है। इसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंसीडर कर लें अगर आपने टेनिस वाला ही समझ रहे हैं। तो अगर आप ए के केस को देखें तो आपके पास फोर ये एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल इसमें जो आज जब ए आपके पास A1 आ रहा होता है, इसमें क्या स्प्लिटिंग हो रही है? इसमें स्प्लिटिंग ये हो रही है कि 4 आपके पास A1 आ रहा है और ये एक्चुअली ये A1 के केस में वो बता रहे हैं कि 4 ट्रू है और 1 फॉल्स है। 4 ट्रू नहीं है एक्चुअली, 3 है ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये आई गेस 2 है, 1 नहीं है, क्योंकि हमारे पास A2 के केसेस वो या तो आई गेस ये A3 है, बट A2 हमारे पास 1 आ रहा है इसमें। ठीक हो गया। ये कैसे बता ट्रू फॉल्स ही है ना? ट्रू फॉल्स नहीं बता रही है असल में। यस असल में 3 है। A2 के केस में तो ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन हो रही है, एक्चुअली एट्रीब्यूट सिलेक्शन हो रही है कि ये एट्रीब्यूट जब आया है आपने अब इसको इनपुट के सेंस में देखना है। पहले हम आउटपुट को देख रहे थे। ये अब अल्टरनेटिव टॉपिक को अगर आप देखें, अल्टरनेटिव मेजर फॉर सेलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स, हम एक और तरीके से इसको एट्रीब्यूट सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आप A2 के केस में देखें, अच्छा एक मिनट। A2 दो नेगेटिव है सर, दो नो है। A2 हमारे पास 2 नो है और A1 के केस में हमारे पास 4 पॉजिटिव नहीं है ना, 3 3 प्लस 1 माइनस यस नो ही बता रहे हैं सर। यस नो बता रहे, बट ये एक्चुअली ये रिजल्ट सही नहीं है। सही नहीं है। 3 प्लस दूसरे केस में सही है। दूसरे केस में ठीक है, क्योंकि अगर आप A2 को देखें तो उसमें 2 नेगेटिव आ रहा है। ये एक्चुअली 3 और -1 होना चाहिए। ये 3 प्लस है और 1 माइनस है। ये 3 प्लस है और 1 माइनस है। ये केस है, ठीक, क्योंकि A1 के केस में 1 2 3 3 यस है और 1 नो है, तो 4 की जगह 3 आना चाहिए इसमें। इस वजह से ये सारे एंट्रोपी की कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, ये गलत आ गई होगी। हम इसी को देखते हैं, सपोज करते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है, हम जस्ट उसको अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इनिशियली जो आप देखें ना, तो आपके पास 3 यस आ रहे हैं और 3 नो आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो उसकी एंट्रोपी अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 आ रही है, 3/6, और उसको आप जब सम करते हैं तो एंट्रोपी 1 आ रही है। ठीक है। और जब आपने उसको क्लासिफाई किया 2 एट्रीब्यूट्स में, तो आपके पास जो करंट एंट्रोपी आ रही है वो 0.722 आ रही है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगेन प्रोसीजर तो वही है, जस्ट आपने P1 और P2 ढूंढना है। तो जो आपके पास गेन आ रहा है वो 0.484 आ रहा है। बट जो आपका दूसरा केस है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि उसमें आपके पास हर दफा डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, B1 B2 B3 B4 B5 6। तो आपके जो नोड्स होंगे, जो आपके पेरेंट और चाइल्ड होंगे, वो चाइल्ड आपके पास 1 2 3 4 5 6 चाइल्ड बन जाए किसी भी पेरेंट नोड के। तो आपने हर एक की एंट्रोपी फाइंड करनी है। और मजे की बात यह है कि एंट्रोपी इन सब की 0 आ रही है, क्योंकि आपने सबको सम करना है और वेट जो है वो 1 आ रहा है, 1 आउट ऑफ 6। तो उनको जब आप 6 सम करेंगे तो एंट्रोपी उसकी 0 हो जाएगी। एंट्रोपी सबकी 0 है, तो आपके पास जो गेन आ रहा है वो 1 देगा, आपको ज्यादा गेन दे रहा है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ट्री जो आपकी ब्रांचेस है वो ज्यादा है। तो इधर जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई है। तो आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा बेटर है? एंट्रोपी डज नॉट कंसीडर द ब्रांचिंग फैक्टर, ये ज्यादा बेटर है कि वो ज्यादा बेटर है? हालांकि गेन तो वो आपको कम दे रहा है, ये गेन आपको ज्यादा दे रहा है। तो ज्यादा वाली को देखेंगे। गेन 1 आ रहा है, बट आपने देखा ना कि इसमें ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है।
जो कि अगेन जो है काइंड ऑफ जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपको जब ब्रांचेस ज़्यादा है तो हर ब्रांच को आपने देखना है। पर वो नीचे लिखा हुआ है कि हम ब्रांच को नहीं देख रहे, कंसीडर ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, अगेन जो हमारे पास ज़्यादा गेन आ रहे हैं हमने उसको कंसीडर करना है। रिजल्ट ज्यादा अच्छे तो ज्यादा ब्रांचेस अच्छे। हाँ ठीक। अच्छा, एक और हमारे पास मेजरमेंट का मेथड है एट्रीब्यूट को कि हम इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं। किसी भी सेट के इंफॉर्मेशन को आपने स्प्लिट जो जब किया है तो उसके स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। अगर आप देखें तो इसमें क्लियर है, अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जब a आपके पास a1 है तो वो कितनी दफा आया है, 4 आउट ऑफ 6। और सिमिलरली जब a आपके पास a2 हो तो कितनी दफा आया है, 2 आउट ऑफ 6। तो इसका जो स्प्लिटिंग रेशो है या स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसको अगेन आपने एंट्रोपी के फॉर्म में काइंड ऑफ एंट्रोपी के फॉर्म में लेना है तो वो आपके पास 0.918 आ रहा है। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन। जब आपका जो एक एट्रीब्यूट है वो कितना स्प्लिट हुआ है, तो जो आप सेट ए है वो आपके पास जस्ट दो पैरामीटर में स्प्लिट है। आपने फिर वेट को देखना है कि जो आपके पास पहला रिजल्ट आ रहा है वो कितनी दफा आया है किसी उस टोटल आपकी कॉलम में। तो अगर आप देखें A1 आपके पास 4 टाइम आ रहा है आउट ऑफ 6 और A2 आपके पास 2 आउट ऑफ 6 आ रहा है। तो इसका जब आप कैलकुलेट करते हैं सेट A इज इक्वल टू A1, सेट जब आपके पास A1 हो उसको आपने डिवाइड करना है टोटल सेट की वैल्यू में। तो जब आप देखें सेम आपका A2 पे भी अप्लाई होता है, ये जनरल फार्मूला है। अगर log 2 भी आपने उसी तरह लेना है जब आपके पास सेट की वैल्यू एक पैरामीटर के बराबर है, एक वैल्यू के बराबर डिवाइड बाय टोटल सेट की वैल्यू। तो इस फार्मूले का जो आप यूज करते हैं तो आपके पास जो सेट ए है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो आपके पास 0.918 आ रही है। बट आपके पास जो सेट बी है ये एक्चुअली सेट बी है, ये सेट बी है। तो आपके पास सेट बी है वो हर दफा चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि 6 टाइम 1/6, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं -1/6 log 2 of 1/x माइनस ब्ला 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 अगेन। तो उसको जब आप सम करते हैं तो 6 टाइम्स सेम रिजल्ट आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है ना, ये 6 से क्यों मल्टीप्लाई है क्योंकि ये इस तरह है ना, -1/6 log 2 1/6 -1/6 log 2 1/6। ये 6 दफा आपने लिख लिया। तो उसको आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई कर लें इस फार्मूले को। जब आपने ये स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन देखनी है तो उसमें आपके पास जो स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन की वैल्यू आ रही है उसको 2.585 आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक हो गया। तो हमने ब्रांचिंग फैक्टर को देखना है, जो आपने पिछले स्लाइड पे कहा कि आप जब ब्रांचिंग को आपने कंसिडर नहीं किया, एंट्रोपी कंसिडर नहीं करता, बट वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये उसी की एक्सटेंशन है। फिर आपके पास एक गेन इंफॉर्मेशन होती है कि जब आपने ब्रांचिंग फैक्टर को कंसिडर कर दिया तो उसने आपको क्या गेन इंफॉर्मेशन दे दी है। गेन इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उस ब्रांचिंग फैक्टर की गेन क्या है डिवाइड बाय उसका स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपको क्या दे रहा है, तो आपको गेन इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आप देखें जो आपके पास सेट ए है उसका जो गेन इंफॉर्मेशन है वो 0.527 है, और जो आपके पास सेट बी है अगर आप देखें तो इसका गेन 0.484 आ रहा है। पिछले स्लाइड्स में अगर आप जाएं तो ये सेट बी का जो गेन है
वो 1 है और सेट ए का जो गेन है वो 0.8484 है। तो जो गेन इंफॉर्मेशन सेट ए का है उस पे जब आपने गेन को और उस पे स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन पे डिवाइड किया तो आपके पास गेन इंफॉर्मेशन आ गया 0.529। सिमिलरली जब आपने सेट बी को देखा उसकी गेन इंफॉर्मेशन को तो वो आपके पास 0.387 आ रहा है। तो इसमें जो गेन इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सेट ए की ज्यादा है। हम पहले डिसाइड कर रहे थे ना कि ब्रांचिंग फैक्टर की वजह से हमारे पास गेन ज्यादा आ रहा है तो इसलिए वो बेस्ट है। बट उसमें क्या थी कि आपकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा थे और ब्रांचिंग ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा कैलकुलेशन एफएल ज्यादा आपकी कैलकुलेशन ज्यादा वो तो अगर जाहिर लगा रहा है कि तो उसमें तो वो ज्यादा कैलकुलेट हो रहा है आपकी वेस्टेज ज्यादा होगी। तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास एक और पैरामीटर है गेन इंफॉर्मेशन। तो जो आपको सेट ए है वो गेन इंफॉर्मेशन आपको 0.5 to 7 ज्यादा दे रही है सेट बी से। ठीक हो गया। तो ये जो आपकी गेन इंफॉर्मेशन है ये उसको आपने जब गेन इंफॉर्मेशन कंसीडर करना है तो आपके पास सेट ए ज्यादा चल जाएगा। ठीक हो गया बनिस्बत हम अगर सिर्फ गेन को कंसीडर करें। फिर हम किसको फिर लास्ट में कंसीडर करेंगे? ये मैं उठा लूं शायद क्लास का कोई स्टूडेंट अननोन। हेलो वालेकुम सलाम। सो खबर है कि खैर ना शुक्र। हाँ सही चल रहा असल की क्लास खलम तलकते बाद खिलाफन होता هذا ما تبع قالوا كم مدرب ولا يمكن يلا أولين में बजे पहुंच सकने पाएगी। ओके सही है सही है सॉरी यार। तो इसका मतलब ये है कि आपने सेट ए को कंसीडर करना है गेन इंफॉर्मेशन बेस पे क्योंकि उसमें आपके पास डिसीजन लेना बड़ा इजी है कैलकुलेशन भी कम है। ठीक हो गया। ये एक्चुअली जो आपका पैरामीटर है गेन इंफॉर्मेशन का ये जो आपका ये एल्गोरिथम है C4.5 के लिए यूज होता है गेन इंफॉर्मेशन क्योंकि इसमें आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यू और एट्रीब्यूट्स है गेन रेंजेस है। सर मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें एंट्रोपी में लास्ट में हम गेन जिसका हमारे पास ज्यादा आता था उसको हम कंसीडर करते स्प्लिटिंग के बाद जो आपके पास जी। अब इसमें जो है फर्स्ट हमने पहले वही गेन लिया और उस वक्त हमारे पास जो सेट बी आ रहा था वो ठीक आ रहा था आउटलुक ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अब जो है आगे आगे आप कह रहे हैं कि जिसका गेन हमारे पास कम होगा उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे फिर? नहीं गेन पे आप डिसीजन ले नहीं पा रहे एक्चुअली। तो आप गेन पे डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपको एक और पैरामीटर देखना है कि मैं क्योंकि आपका एल्गोरिथम चेंज हो गया। ठीक है। वो ID3 एल्गोरिथम था जिसमें आपके पास बाइनरी रिजल्ट आ रहे थे लेकिन अभी आपने एक और एल्गोरिथम कंसीडर किया उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यू एट्रीब्यूट है। आपने एक स्प्लिटिंग करनी है बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू। तो इसलिए गेन पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसलिए आपको एक और पैरामीटर की जरूरत है जिसको गेन इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। तो सर अगर जिस तरह वो टेनिस वाली एग्जांपल थी अगर उस पे हम ये वाला C4.5 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं ये हाँ ये जो एल्गोरिथम है मैं इसी तरह पा रहा हूँ आपने नए टाइम पे किया अगर सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कर दें तो आपके पास ये ट्री बन जाती है जो टेनिस वाला है। अब इसकी आप जो है कैलकुलेशन देखिए कितना इजी है। जस्ट आपने पहले क्या था कि काफी कॉम्प्लेक्स था जो अगर आप लोगों को याद हो। अब आपने क्या कर दिया आपने रेंजेस डिफाइन कर दिए कि अगर ह्यूमिडिटी इस रेंज से ज्यादा हो तो आप टेनिस खेला जाएगा। अगर और विंडी में क्या है जस्ट आपके पास विंडी फॉल्स हो तो गेम खेला जाएगा। तो ये इसका फायदा है कि आपने एक रेंजेस डिफाइन कर दी तो आपने वो थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया कि इस थ्रेशोल्ड से आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आप जो है वो ये डिसीजन आपका या प्ले ऑफ टेनिस इज यस। ठीक हो गया।
कंडीशंस क्रिएट करनी जी, तो वो कंडीशन जो आपकी एफ एल्स की थी वो, या जो आपका एल्गोरिथम जितना कॉम्प्लेक्स था वो इसने आपको वो एल्गोरिथम वो इंफॉर्मेशन आपको बड़ी इजीली निकाल दी कि ये वाली इंफॉर्मेशन। पहले आपके पास कितना कॉम्प्लेक्स था कि आप देखते थे कि टेम्परेचर आपके पास इतना आ रहा है तो वो यस है या फॉल्स। हम देखते हैं 1 मिनट, वो मेरे पास 3 मिल जाए तो मैं फिर आपको कंपैरेटिव बता रहा हूँ। आ रहा है ये सीधा आपका, जब आप टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं तो इसके आपके पास कितना, आपने टेम्परेचर को कूल है तो फिर आपने आउटलुक देना था, फिर आपने ह्यूमिडिटी को देखना था वो हाई है या लो है। उसमें आपके पास 1 मिनट एक और चीज देखते हैं। क्योंकि जब आप कंपैरेटिव नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी। ये इसमें आपके पास क्या है, मैं वो चीज़ इधर कॉपी करता हूँ, वो टेबल पर आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ रही। ये एक्चुअली आपके पास राइट साइड पे आपके पास पुराना डेटा है और ये आपके पास नया डेटा है। आप लोगों की कंफ्यूजन इसलिए है, जो नया डेटा आपके पास है ना वो एक और फॉर्म में है और ये पुराना डेटा एक और फॉर्म में है। उसमें आपके पास बाइनरी काइंड ऑफ रिजल्ट है। अब इसमें आपके पास वैल्यू है। टेम्परेचर आपके पास आप कभी मतलब ये काइंड ऑफ अब इस तरह की गर्मी है, हॉट है या कोल्ड है, लेकिन टेम्परेचर आपके पास वैल्यूज में होता है। ठीक हो गया। तो इसलिए जब आपके पास वैल्यू की बात आती है, कंटिन्यूअस वैल्यू की बात है टेम्परेचर, तो इसलिए आपको एक और एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी, उसको कहते हैं C4.5। ये मैं आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार है कि हम एक किस्म में कर रहे थे। इधर जो आपके पास टेबल है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू है। पहले आपके पास क्या था, बाइनरी रिजल्ट थे कि यस नो और मतलब हॉट कूल माइल्ड या ह्यूमिडिटी हाई नॉर्मल हाई नॉर्मल। बट इधर ह्यूमिडिटी की वैल्यू है आपके पास, एक्चुअल वैल्यू है। और सिमिलरली विंडी जो है आपके पास वीक स्ट्रॉन्ग, इधर आपके पास विंडी आपके पास वो है विंड है या नहीं है, आपके पास ये रिजल्ट है। तो इसलिए ये आप जो है ना वो आपने कैलकुलेशन का मेथड चेंज कर लिया थोड़ा सा। ठीक हो गया। आप एक चीज पे दो एल्गोरिथम लगा सकते हैं। आपने देखना है कि कौन सा एल्गोरिथम आपको अच्छा रिजल्ट देना है और आपने डेटा सेट को देखना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेटा सेट राइट साइड वाले फॉर्म में है तो आप ID3 एल्गोरिथम आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर आपके पास डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में है
वैल्यूज आ रही है, रेंजेस है, तो आपने फिर C4.5 यूज करना है। अब आप जब आपके पास ये रेंजेस आ रहे हैं, मैं आपको फाइनल रिजल्ट इसी का दिखाता हूँ पुराने का। ये आपके पास पुराना रिजल्ट है आउटलुक वाले का। आउटलुक सनी ओवरकास्ट यस, रेन विंडी स्टॉर्म यस नो, ह्यूमिडिटी हाई नॉर्मल यस और नो। पर इसमें हमारे पास रेंजेस है, अगर ह्यूमिडिटी की क्या वैल्यू होगी जिस बेस पे आप, वो थ्रेशोल्ड क्या है जिस पे आप डिसीजन लें। तो जो C4.5 है वो थ्रेशोल्ड फाइंड करके आपको वो दे देता है कि आपके पास कोई मीटर है, जैसे क्रिकेट में आपको टेस्ट हो रहा है, उन्होंने रोशनी चेक करनी है कि रोशनी अभी क्या आ रही है। वो जब अंपायर के पास एक डिवाइस होती है, उसमें देख रहा होता है कि अब रेंज ये आ रही है, आप उसको पता है कि ये थ्रेशोल्ड है, तो आप गेंद नजर नहीं आएगी बैट्समैन को। अब उसको कंटिन्यूअस वैल्यू दे रहे हैं ना, लेकिन वो थ्रेशोल्ड उसको पता है कि फॉर एग्जांपल आप इसमें जो साइट है वो साइट रेंज क्या है, तो वो उस थ्रेशोल्ड पे वो डिसाइड करता है कि आज प्ले ऑफ हो गया, कल मैच है। तो सिमिलरली ये रेंजेस जो आपको मिल रहे हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के, वो आपको एक्चुअल जो है डिवाइस से मिल रही है। टेम्परेचर आपके पास है या ह्यूमिडिटी सेंसर होते हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सेंसर आपको उसमें मिल जाते हैं बड़े आसानी से, और वो आपको वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक, अब अगर आप कंपैरेटिवली इस रिजल्ट को देखें, अब इस रिजल्ट को देखें, एक तो थ्रेशोल्ड है, आउटलुक के 3 पैरामीटर है, सनी ओवरकास्ट रेन, देन जो डिसीजन होना है ह्यूमिडिटी पे होना है। तो ह्यूमिडिटी का आपने रेंज फाइंड कर दिया कि जब इसका ये रेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल 7.5 आपका जो स्प्लिट है जो आपने कैलकुलेट किया है एंट्रोपी और गेन और गेन इंफॉर्मेशन से, उस बेस पे आपने डिसाइड कर लिया कि 75 हो तो यस है, और बाकी जो है अगर ग्रेटर देन 75 हो तो नो है। और अगेन अगर विंडी ट्रू है तो फॉल्स है, और अगर यस है तो प्ले विंडी फॉल्स है। तो अगर आप इसको देखें, ह्यूमिडिटी अगर आप देखें तो लेस देन, जब आप कोई भी वैल्यू देखें जो 75 से ग्रेटर हो, तो उस पर आपका प्ले जो है वो नो आ रहा है और जूम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल 85 ग्रेटर देन 75 है तो वो नो है। अगर आप 75 को चेक 70 पे चेक करें यस, 75 यस, तो वो थ्रेशोल्ड फाइंड कर दिया है कि ये वैल्यू थी जिस पे आपका जो है वो आ रहा है, प्ले यस है और प्ले नो है। जी तो ये था C4.5। हमारे पास एक और एल्गोरिथम है जिसको कहते हैं कार्ट। कार्ट का मतलब है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये इसको जी ऑनलाइन आप लोग आवाज आ रही है आप लोग को ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। उस्मान तो चला गया। अवैस आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है असल में। अगर आप कार्ड जो है वो क्लासिफिकेशन, चले क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज, इसको कार्ड भी कहते हैं। ये ब्राइडमैन ऑल्सन एंड स्टोन ने इसको डेवलप किया था। जैसे पहले मैंने कहा, इसको क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज या कार्ड भी कहते हैं। इसमें जो है जीनी इंडेक्स इंस्टेड ऑफ एंट्रोपी यूज होता है। इसके स्टेप जो है C4.5 के ऑलमोस्ट इक्वल है या सिमिलर है।
और इसमें बाइनरी स्प्लिट जो है वो इस तरह करते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्यूसडे है और वर्सेस नॉट ट्यूसडे, जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन के केस में किया था कि जिसमें अगर आपके पास मल्टीपल केसेस हो, रेड और नॉट रेड, ब्लू और नॉट ब्लू, उस तरह इसमें भी हमारे पास जो है वो बाइनरी स्प्लिट को ऐसे कहते हैं ट्यूसडे वर्सेस नॉट ट्यूसडे, या अगर इसको टू आप कंसिडर कर लेते हैं ट्यूसडे और फ्राइडे वर्सेस और अदर्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वो है डिफरेंस वो जीनी इंडेक्स का है, जो हम जीनी इंडेक्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीनी इंडेक्स इसको जीनी इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ये आपकी जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है किसी खास फीचर के जो कि इनकरेक्टली क्लासिफाई करते हैं अगर आप किसी फीचर को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके सारे एलिमेंट एक क्लास से बिलोंग करते हैं तो हम उस जो है क्लास को प्योर कहेंगे, या इसमें डिसऑर्डरनेस नहीं। इम्प्योर का मतलब है डिसऑर्डर, वो जो आपके पास सीक्वेंस है सारा डिसऑर्डर है या आपके पास नहीं है, तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी उसको कहते हैं। इसको डिसऑर्डरनेस भी कह सकते हैं। तो जीनी इंडेक्स है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, जिस तरह की एंट्रोपी होती है। ठीक हो गया। 0 जो है आपकी जीनी इंडेक्स एक्सप्रेस करता है कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो प्योर है, और 1 एक्सप्रेस करता है कि आपके पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ वैल्यूज में। जिस तरह अगर आप पिछले केस में ए और बी के केस में था, जिसमें बी के केस में सारे रैंडम जैसे B1 B2 B3 B4, उसमें रैंडमनेस ज़्यादा थी बनिस्बत A1 के ए के, जिसमें A1 और A2 थे, बाइनरी थे। बट B2 में आप B में जो केसेस थे वो ऑलमोस्ट 6 थे, तो उसमें रैंडमनेस ज़्यादा थी। तो इसमें जो है अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि सारा जो आपके एलिमेंट है वो एक क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं। और 1 का मतलब ये है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसमें प्योरिटी कम है या डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है। अगर आपके पास 0.5 की वैल्यू आ जाती है जीनी इंडेक्स की, तो वो कहता है, वो इसका मतलब ये है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, लाइक 3 रेड है और 3 ब्लू है, तो इस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए उसको 0.5 करेंगे। और इसको जो आप मेजर करते हैं वो जीनी इंडेक्स का जो फार्मूला है वो 1 माइनस समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये इसका फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी आपके पास जो किसी जैसे एंट्रोपी के केस में जिसमें P1 था आपके पास, आप क्या करते थे, पॉजिटिव को देखते थे पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, 3 आउट ऑफ 6 और 9 आउट ऑफ 13, तो उसमें इस तरह जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसकी स्क्वायर को आपने सम करके 1 से माइनस करना है, तो इस तरह आपके पास जीनी इंडेक्स आ जाएगा। ये एक्चुअली कार्ड की केस में है। तो जब आपके पास जो, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो एंट्रोपी थी वो उसका प्लॉट आपके पास एक्स स्क्वायर को आप कह लें उसी की तरह फॉर्मेट है, बट माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो ब्लू ग्रीन आपके पास है वो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है या आपके पास एंट्रोपी को शो कर रहा है। मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। इधर से डिस्कनेक्ट हो गया, चार्ज खत्म हो गया। तो जो आपके पास जीनी इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट, अगर आप ग्रीन को देखें और जीनी इंडेक्स को देखें तो ऑलमोस्ट इनका जो ग्राफ है वो सिमिलर है। तो जैसे पिछले स्लाइड में मैंने कहा कि ये
एंट्रोपी की तरह 0 और 1 के दरमियान आपको रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप एक्सट्रीम केसेस देखें तो इस पे 0 आ रहा है, 0 और 1 पे, और 0.5 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, बोथ एंट्रोपी और आपके पास जीनी इंडेक्स। ये आपके पास एक प्लॉट है जो आपको कार्ड के फॉर्म में जीनी इंडेक्स दे रहा होता है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो कार्ट है उसको हम बाइनरी स्प्लिट करते हैं। बाइनरी स्प्लिट कैसे होता है? आपने कोई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेज है, डेज इन अ वीक है, संडे टू सैटरडे, डेट या डेज, तो आपने किस तरह करना है कि सन को फॉर एग्जांपल 1 वर्सेस आर वाला कॉन्सेप्ट है, सन वर्सेस नॉट संडे वर्सेस नॉट संडे, या मंडे नॉट मंडे। तो मंडे आपके पास एक स्प्लिट हो गया, बाकी डेज आपके नॉट मंडे में आ गए। सिमिलरली आपने हर एक डे को या एलिमेंट को देखना है उस डेटा सेट में। इसका एक और जो हमने टूइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप इसमें एक जैसे इससे पहले स्लाइड में क्या किया, संडे वर्सेस नॉट संडे, मंडे वर्सेस नॉट मंडे, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि संडे मंडे एंड ऑथर्स। तो संडे मंडे आपका एक स्प्लिट बन गया एंड बाकी डेज आपके नॉट संडे मंडे वाले स्प्लिट में आ गए। इस तरह अगर आपके पास इस तरह स्प्लिट आप करते हैं जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे करते हैं और बाकी नॉट संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपकी स्प्लिट जो है वो 3 केसेस एक साइड पे होगी और 4 केसेस आपके दूसरे साइड पे हो गई। तो इसको बाइनरी स्प्लिटिंग इस तरह करते हैं कार्ड में। अच्छा, तो रिग्रेशन ट्री में आप क्या करते हैं? आपको याद होगा रिग्रेशन में स्क्वायर एरर फंक्शन हम फाइंड करते थे ताकि जो आपका एरर रेट है वो कम से कम हो। तो जब रिग्रेशन की बात आ गई तो हमने एंट्रोपी की जगह स्क्वायर एरर फंक्शन यूज करना है। तो एज्यूम करें हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ए आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक के फॉर्म में है, बी आपके पास हाई और लो के फॉर्म में है, और आउटपुट आपके पास 1.5, 1, 2 एंड 1 आ रहा है। तो आपको इक्वेशन पता है स्क्वायर एरर का, जिसमें आपके पास आउटपुट है एंड आपके पास कोई लेबल डेटा है। आपके पास आउटपुट होता है और लेबल डेटा होता है, उसकी डिफरेंस को आप स्क्वायर लेते हैं, इस तरह उसके एवरेज आपके पास एरर रेट आता है। ये आपके मेरे ख्याल में आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, काफ़ी इसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं। बट इधर जब हमारे पास जो लेबल डेटा नहीं है तो उसका तरीका ये है कि आपने आउटपुट के डेटे का एवरेज लेना है। ये आपके पास आउटपुट है, इस सम को आपने सम करना है, सब आउटपुट को, और उनका एवरेज लेना है। ये आपके पास के इनकी वैल्यू आ रही है। बाकी ये आपका लेवल हो गया। जिस तरह आपके लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में आपके पास लेबल ऑलरेडी गिवन होते थे और आपका आउटपुट होता था और उसका आप डिफरेंस फाइंड करते, उनके दरमियान जो एरर है वो आपने कम करना था। तो सिमिलरली इस केस में जो आपका के इन है या लेबल डेटा है वो आपके पास सारे आउटपुट की एवरेज वैल्यू है। अच्छा, तो अगर हम इसी प्रिंसिपल को यूज करें, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइडेड है, तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को ए को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड करते हैं उस टेबल को। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो स्क्वायर एरर सम लेना है आपने सबकी, आपके पास 1.5 है और इन दोनों का एवरेज अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 1.25 आ रहा है। 1 ये 2.5 है, 2.5 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1.25 आ रहा है। एक क्लियर है कि इसको मैं कर लूं?
अब इसको भी मैं करूँ तो विदाउट आपका लार्जेस्ट 2.5 डिवाइड बाई 2 उसको आप करेंगे तो 1.25 आएगा। इसको करने का कह रहे थे, का कह रहा था उसका। तो आप इस अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आउटपुट गिवन है, इसका आपने इस ये जो वैल्यू आई है एवरेज वो आपने उससे माइनस कर 1.5 माइनस 1.25 क्योंकि लेवल आपका ये बन गया ना एवरेज वैल्यू। आपने 1.5 से इसको माइनस करना है, फिर अगेन ये 1 आ रहा है, ये नॉर्मल। सिमिलरली इसका अगर आप एवरेज करें तो 1.5 है, तो 2.0 माइनस 1.5 प्लस 1.0 माइनस 1.5, इसका जब आप एवरेज करते हैं तो 0.5 आ रहा है, ये एक्चुअली 1 है, तो 1 माइनस 1.25 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 0.125 आ रही है, ये एक्चुअली 1 है, ये 1 है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आइए फॉर एग्जांपल 0.125 आ गया, अगर करेक्शन वैल्यू चेंज हो आ रही है तो वो फिर वही वैल्यू होगी। करंटली हम इसको कंसिडर करते हैं, तो ये आपके पास जो रिग्रेशन की वैल्यू आ गई वो एरर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है इस टेबल की आपके पास 0.125 आ रही है और इस टेबल की राइट टेबल की 0.5 आ रही है। तो इन दोनों का जब अगेन वेटेड एवरेज होगा, जो वेटेड एवरेज है इसका 4 वैल्यूज है आपके पास, 2 और 2 प्लस 2 बाई, ये भी 2 है 2/4 और ये भी 2/4 है, तो 0.5 को भी 2/4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2/4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वेटेड एवरेज है। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 0.3125 है, ये रिग्रेशन है, इसलिए हम एरर स्क्वायर एरर फंक्शन से हमने इसका फाइंड किया है। टाइम हो गया, 2 मिनट नहीं, आधा घंटा है। आप मेरे ख्याल में बोर हो गए। काफी हो गया, यकीन करें। हाँ, ये बस थोड़ा सा ही है, 5-6 स्लाइड्स है, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है, अगर आप इसको इस स्लाइड में आप कुछ दे दूं, मेरे ख्याल में मेरे लेक्चर की जरूरत भी नहीं होगी आपको, आप लोग कर लेंगे। क्यों दे दूं आपको? तो आप लोग को वैसे मैंने टेम्पलेट शेयर किया है ऑनलाइन, आप लोग को भी आवाज़ आ रही होगी। लेटेक्स टेम्पलेट भी है, रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में आप लोगों ने मुझे वो रिपोर्ट देनी है, और प्लेजरिज्म में लाजमी चेक करूँगा क्योंकि आप लोगों को पकड़ने का वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है जी। परसेंट आपको 15% अलाउड है। सर एक बात कहनी थी। जी जी उस्मान, असल में मेरे माइक काम नहीं करता, आप ज़रा लाउड बोले, स्पीकर से आवाज़ कम आ रही है। सर जो आपने हमारे साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए, काइंडली थोड़ा आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि हमने किस तरह उसको यूज़ करना है। मीन्स कुछ उसको हमने पढ़ा लेकिन कुछ खास समझ इसमें से नहीं आ रही, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही कि हमने किस तरह बनाना है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सर जो आपने शेयर किया व्हाट्सएप में। अच्छा ओके, अच्छा आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? यस सर। उस्मान, एक्चुअली ये मैंने टेम्पलेट शेयर किए हैं लेटेक्स में और उसमें वर्ड में। तो लेटेक्स के लिए चूंकि एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है शेयर ऑनलाइन, उसका एक शेयर लेटेक्स के नाम से है वेबसाइट, जिसमें आपने अकाउंट बनाना होता है और उसमें आपने लेटेक्स करनी होती है। लेकिन मैं वो आपको एज अ क्लास रिकमेंड नहीं करूँगा इस स्टेज पे, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग वर्ड वाला टेम्पलेट यूज़ कर लें। वो टेम्पलेट जो है जस्ट टेम्पलेट है, जिस तरह का आपने पेपर रीड किए तो उस तरह एक टेम्पलेट है, जितना भी टेक्स्ट है वो आप लोगों ने रीड करना है और अपना टेक्स्ट उसमें लिखना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास हो वर्ड वाला तो उसको मैं खोलता हूँ।
ये एक्चुअली टेम्पलेट है, तो इसमें ये टेक्स्ट है, तो ये आप जस्ट एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या लिखना है, ये इसको आप डिलीट करें और एब्स्ट्रैक्ट में लिखना शुरू कर दें। सिमिलरली इमेजेस को आप डिलीट करें, उसमें अपना इमेज पेस्ट करें। जी, ये इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। लेटेक्स कैसे होता है, मैं लेटेक्स जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें पेपर लिखता रहता हूँ। तो नहीं, वो इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी मिल जाती है, उसमें थोड़े से पेड वर्जन होते हैं, या उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करके उसको कैसे एक्टिवेट करना है, वो थोड़ा सा एफर्ट है उस पर। मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे। और लेकिन मैं इस उसके लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये फॉर एग्जांपल ये पेपर है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, तो जैसे इसमें आप कोडिंग करते हैं और इसमें आप चेंजेस करते हैं, ये फिगर है फॉर एग्जांपल, ये फिगर है, ये फिगर ये आप कोड करते हैं, उसको आप कोई इमेज देते हैं एड्रेस में जो फोल्डर में पड़ा होता है, और उसको रीड करता है और ये प्रिंट कर लेता है और इस तरह टेक्स्ट कर लेता है। तो ये लेटेक्स की प्रोग्रामिंग है। सर ये मार्कअप लैंग्वेज की तरह काम करता है? जी सर ये भी मार्कअप लैंग्वेज की तरह काम करता है, लाइक आपने कोई टैग वगैरह लगाया तो उसके बेस पे वो आगे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा आगे? जी, इसकी मुश्किल कोडिंग नहीं है। आप लोग को जिसने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की है, तो जस्ट आप गूगल में कोई भी लेटेक्स सिंटैक्स लिखे कि कैसे टेबल कैसे जनरेट होता है, वो आपको उधर से एग्जांपल उठा के उसमें चेंजेस कर लें, तो आपको ये जनरेट हो जाएगा। ओके सर। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसमें मैथ चेक करें। वर्ड में तो मैथ टाइप से डालते हैं इक्वेशन, इसमें जस्ट ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, ये तो ये इसका कोड है और ये इक्वेशन। इस पे आप इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, नेचुरल लॉग, लिमिट, ये सारी चीजें आप उसमें कोड कर सकते हैं और लिख किस तरह ये प्रिंट कर देता है। ये लेटेक्स है, जस्ट आपको मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट के लिए कर ले बस, बट आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो, किसी पीएचडी के लिए गए होंगे तो आप लोगों को करना पड़ेगा इसे, तो इस आपको आइडिया हो। तीन चार स्लाइड है, लेकिन आप लोगों का मूड नहीं है पढ़ने का, तो क्या करें। और कुछ कोई क्वेश्चन हो तो करें। जी मेरी है कोई 7-8 9 4 एक इन प्रोग्रेस है, 2-3। सारे जनरल पेपर है, उसमें 4 जर्नल है और 3 कॉन्फ्रेंस पेपर। IEEE क्या है सर? और मेरी 4 में से 3 IEEE, 3 स्टार।
इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज़ है? साइटेशन क्या चीज़ है? रिसर्च को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइटेशन क्या चीज़ होती है? जी फिजिकल ऑनलाइन आप लोग भी इनपुट दें अपना। सर साइटेशन वो होती है कि कोई आपके पेपर को एक जिसने अपना पेपर पब्लिश किया है वो अपने पेपर में रेफरेंस के तौर पर यूज करे। जी साइटेशन वो है जो आपका पेपर और अपने पेपर में उसको मेंशन करे, रेफरेंस लेकिन सर रेफर करे, रेफरेंस दे दे, तो उसको साइटेशन कहते हैं। वो जी लेकिन उसका पेपर भी पब्लिश होना चाहिए। जी मैंने तो साइटेशन उसी सूरत में इंक्रीज होती है कि उसका पेपर भी अब पब्लिश होना चाहिए। हाँ वो तब काउंट होगी जब वो पब्लिश हो और ऑनलाइन वो अवेलेबल हो, तो ऑनलाइन खुद ही वो होते हैं टूल्स होते हैं जो कि उसको काउंट करते हैं। मतलब गूगल स्कॉलर है, आपने नाम सुना होगा। गूगल स्कॉलर खुद ही वो किसी पेपर के साइटेशन सर्च कर रहा होता है, जैसे ही उसकी साइटेशन उसको मिल जाती है तो वो काउंट इंक्रीज कर लेता है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज़ होती है? सर इम्पैक्ट फैक्टर जनरल पेपर का होता है बेसिकली, कि मतलब कॉन्फ्रेंस पेपर का नहीं होता। बेसिकली वो जनरल पेपर्स का इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि कितना वो पेपर उसकी वर्थ होती है एक किसी जर्नल में। हर जर्नल का अपना इम्पैक्ट फैक्टर होता है। जी बिल्कुल, अरमान की एक स्टडी है, उसने कुछ रिसर्च मेरे ख्याल में कर रहा है, करने का उसको इंटरेस्ट है। इम्पैक्ट फैक्टर असल में अगर आप किसी जर्नल में पेपर पब्लिश करना चाहते हैं या सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ पैरामीटर होना चाहिए कि कौन सा जर्नल की कैटेगरी कितना अच्छा है, या इस जर्नल के अगर आर्टिकल पब्लिश हो रहा है तो वो कितनी दफ़ा वो साइट हो चुका है एवरेज एक आर्टिकल। तो इस तरह की कैलकुलेशन है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। किस जर्नल जो है इसकी इम्पैक्ट क्या है रिसर्च पे, वो कैसे कैलकुलेट होता है वो एक अलग डिबेट है, बट वो इम्पैक्ट जो है वो फैक्टर है वो फाइंड करना होता है किसी भी जर्नल का। तो उन्होंने जर्नल्स का पूछा तो मैंने कहा ज़रा ये इंफॉर्मेशन भी शेयर कीजिए। सर जो इम्पैक्ट फैक्टर मेरे ख्याल से बेसिकली 1 ही रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो जी हर जनरल का स्पेसिफिक होता है। मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट फैक्टर तो हर जनरल का स्पेसिफिक होता है, लेकिन नॉमिनल तो 1 ही रिक्वायर्ड होता है। आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर 1 रिक्वायर होता है, लेकिन हर जनरल का स्पेसिफिक होता है, मतलब हर जनरल का डिफरेंट होता है, लेकिन आमतौर पे यूजुअली जो मैंने देखे ना उनका 1 नहीं होता है। नहीं 1 नहीं होता, 50 भी होता है। इम्पैक्ट फैक्टर हर जर्नल का अपना होता है। जैसे वो ईयरली कैलकुलेट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस जर्नल ने कोई 200 पब्लिकेशन इस जर्नल में हुए हैं, अब 200 पब्लिकेशन में कौन से जर्नल कितनी दफ़ा साइट हो चुका है, अब फिर हर जर्नल का एवरेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर होती है जिस पे वो इम्पैक्ट फैक्टर बनता है कि इस जर्नल में अगर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है ऑन एवरेज उसकी इतनी साइटेशन होती है, तो इस चीज़ पे वो इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो तो एक रिसर्च की टाइप कह ले। क्वालिटेटिव रिसर्च ये कि उसमें आप जो है क्वांटिटेटिव का मतलब है कि उसमें कोई क्वांटिटी या कोई एनालिटिक्स या हाँ वो तो खैर वो रिसर्च के टाइप पे है। सर आई हैव क्वेश्चन। जी सर जो साइटेशन हम करते हैं मींस हम रेफरेंस देते हैं, लिंक देते हैं कि ये पार्ट हमने लिया हो, सर क्या साइटेशन भी प्लेजरिज्म में आता है? मींस सर अगर हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं किसी भी रिसर्च पेपर से। अच्छा, प्लेजरिज्म क्या चीज़ है? प्लेजरिज्म ये चीज़ है कि आपने किसी का काम बगैर उसको रेफरेंस दिए हुए कॉपी कर लिया, उसको कहते हैं प्लेजरिज्म। आपने उसको वो जो वो डिजर्व करता था कि मेंशन करना कि ये इसका काम था, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। अब प्लेजरिज्म वर्ड्स का भी है और कॉन्सेप्ट का भी है। उसने वो लाइन आपने पूरा कॉपी कर लिया, रेफरेंस नहीं किया, ये प्लेजरिज्म में काउंट है। लेकिन अगर आपने उसको रेफरेंस भी किया और सेम आपने लाइन कॉपी किया तब भी वो प्लेजरिज्म है। आपने उसके लाइन को और उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है एक्चुअली।
तो ये प्लेजरिज्म नहीं है। तो अगर आपने किसी का लाइन भी कॉपी किया तो आपने उसको अपने वर्ड्स में बयान करना है कि इस बंदे ने ये कहा था। जैसे अगर एग्जाम्पल है कि मैं इधर से गुजर रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के लिए आ गया, ठीक, तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे कि मैं जो है घर जा रहा था तो मैंने कहा क्लास भी ले लूं। तो इस तरह इसको प्लेजरिज्म अवॉइड करते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है कि क्लास में आना है, बट वर्ड्स डिफरेंट है।